हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to a brand new session of discussion of pleasure test series, that is PTS2 of class 11th for second term examination. चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं मैं जनरल इंस्ट्रक्शन से। तो जैसा कि आपको पता ही है बच्चों, ये पूरा पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, यानी टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे जिनको हमने सेक्शन ए, बी एंड सी में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है बच्चों, सेक्शन सी में जो लास्ट क्वेश्चन होगा ना, यानी क्वेश्चन नंबर 14, वो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें 2 सब पार्ट होंगे और दोनों सब पार्ट 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइस कुछ क्वेश्चंस में गिवन है। जैसे सेक्शन ए के एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है और सेक्शन सी के एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है। ठीक है बच्चों, इस पेपर को आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो इसका पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं बिफोर वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द पीटीएस नंबर 2। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, अब फाइनली चलते हैं और पीटीएस 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, ये रहा आपका पीटीएस नंबर 2 जो कि 2 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स यानी 40 मार्क्स। ठीक है, दिस इज अ कंपाइलेशन बाय ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर एंड ऑथर, इंदिरा अवार्ड विनर। चलिए जरा अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यानी सेक्शन ए से हम यहाँ पर क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन करते हैं जरा। तो यहाँ पर हमें बोला गया है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन है, इसका हमें सेंटर और रेडियस पता करना है। तो सबसे पहला काम ये करो, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को ना 1 बना लो। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 2x, यहाँ पर -4/3y और यहाँ पर -1/3। नाउ ऑल दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इसका सेंटर पता करना है। सेंटर लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है उसका -1/2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ऐसे ही y के कोफिशिएंट को भी -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा 2/3। तो आपको यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल चुकी है। इससे आपको ये भी पता चला कि h, k से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर h की वैल्यू -1 और k की वैल्यू 2/3 आ चुकी है। अब ये चीजें मैं इसलिए पता कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर रेडियस भी तो निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए बेसिकली हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बच्चों, फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। ठीक है ना, तो यहाँ से बेसिकली अब देखो h और k की वैल्यू तो मेरे पास है, तो एच स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर दैट इज +1 और फिर के स्क्वायर यानी 2/3 का होल स्क्वायर करोगे तो 4/9 आ जाएगा और माइनस सी। तो माइनस सी यहाँ पर बेसिकली आपको दिख रहा होगा क्या है बच्चों, माइनस ऑफ -1/3 हो जाएगा यानी प्लस का 1/3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 9 आएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 4 और यहाँ 3। पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आने वाला है बच्चों, ये आने वाला है 16/9। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 और रेडियस है तो इसे आप यूनिट्स में भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये रेडियस है और ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन 2 की बारी है। हमें ये कंडीशन गिवन है, आर की वैल्यू निकालनी है और फिर ये भी निकालना है। देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या होगा ना कि NCX इक्वल टू NCY, अगर ये गिवन होता है तो इसका मतलब ये होता है x इक्वल टू वाई या फिर x प्लस वाई इक्वल्स n। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं। हम बोलेंगे 3r इक्वल्स r प्लस 3, या तो ऐसे होगा या क्या होगा 3r प्लस
r प्लस 3 इज इक्वल टू 15। देखो यहां से सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू क्या आने वाली है, ये बनेगा 2r इक्वल्स 3, यानी यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी 3/2, जिसे हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे बच्चों, ये बताओ मुझे, रिजेक्ट क्यों करेंगे मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अच्छा अब जरा इसको देखते हैं, तो ये क्या बनने वाला है, 3r और ये r मिलकर बनेगा 4r, 3 को उधर ले जाओ तो 15 माइनस 3 यानी 12, तो यहां से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी 3, और ये आपका फाइनली आंसर हो गया किसका, तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था तो इसका आंसर हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो ये क्या है, 2r cr माइनस 1, तो यहां पर r की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये 2 इंटू आर, दैट मीन्स 6 हो जाएगा, और यहां पर r माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 6c2, दैट मीन्स 6 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप 2 टाइम्स ओपन करो और नीचे 2 का फैक्टोरियल। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आपका आने वाला है 15, एक बार चेक कर लो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है यहां पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। यहां पर हमें क्या बोला गया है, ये देखो आपके पास कुछ डाटा है और ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो आपको यहां पर सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ के ये पता करनी है। देखो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इन प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर ये कंडीशन होगी या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल तो मैं लिखना शुरू हो चुका हूं। देखो ये जो पहला प्रोबेबिलिटी है ना, ये 0 और 1 इस वाले इंटरवल में लाई करेगा, यानी 0 से 1 क्लोज इंटरवल में। अच्छा अब इसके बाद ये दूसरे वाला प्रोबेबिलिटी, ये भी सेम कंडीशन को फुलफिल करेगा। अच्छा फिर इसके बाद लास्ट वाला, ये भी ऐसे ही 0 और 1 के बीच में लाई करने वाला है, जो कि क्लोज इंटरवल होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां से इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पूरे में 3 से मल्टीप्लीकेशन, जैसे ही 3 से मल्टीप्लीकेशन करोगे, ध्यान से देखो आपको ये ऐसे मिलेगा या नहीं, ये देखो जरा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर लीनियर इनइक्वेशन का कंसेप्ट लग रहा है, यानी चैप्टर 6 का कंसेप्ट। अच्छा इसमें क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 0 होगा, और यहां पर 1 माइनस के, और ये आपका 1 इंटू 4 यानी ऐसे मिल जाएगा। फिर फाइनली इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपका 0 रहेगा, ये 1 माइनस 2 के, और 1 इंटू 2 करोगे तो यहां पर ये 2 आ जाएगा। यहां पर आ जाओ फिर से, अब पूरे में आप क्या करो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये -1 आएगा, यहां पर ये 3 के, और यहां पर ये 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। इसमें भी आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी -1, यहां पर माइनस के, और यहां पर क्या होने वाला है बच्चों, 4 माइनस 1 यानी 3 होने वाला है। इस वाले में भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी -1, यहां पर -2 के, और यहां पर क्या होने वाला है, 2 माइनस 1 यानी 1 होने वाला है। अब इसमें क्या करो, 3 से डिवाइड करो पूरे में, तो ये देखो आपको इस तरीके से इंटरवल मिल जाएगा। समझे बच्चों, इसमें क्या करना पड़ेगा, -1 से पूरे में मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, ये देखो इस तरीके से आपको मिलेगा। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, -2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अगेन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यहां पर -12, यहां पर के, और यहां पर -1 को जैसे ही आप -2 से डिवाइड करोगे तो ये प्लस का 1/2 इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यहां पर के ऊपर आपको अलग अलग कंडीशंस मिल चुकी हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर हम इन सभी को एक बार प्लॉट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका -इन्फिनिटी, ये रहा +इन्फिनिटी, यहां पर कहीं आप लिख लो 0। ठीक है, अच्छा यहाँ आपका -1 हो जाएगा, यहाँ आपका -2, और यहाँ आपका -3। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका +1, यहाँ आपका +2, यहाँ आपका +3, जैसा मन करे वहां तक आप लिख सकते हो। फिलहाल सबसे पहले मैं इस बीच वाले को देखता हूं, ये क्या है, -3 से 1 के बीच में, ये रहा -3, ठीक है ना, और ये रहा आपका 1, इसके बीच में चलेगा और क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखना। तो देखो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको देखते हैं, -1/3 से 2/3 के बीच में,
तो -1/3 यहाँ पर कहीं होने वाला है, ठीक है। -1/3 से लेकर 2/3 के बीच में 2/3 यहाँ पर कहीं होने वाला है बच्चों। यानी देखो इस तरीके से यहाँ पर आप ऐसे लगा लो, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका हो गया -1/3 और ये आपका 2/3, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको देखते हैं, -½ और ये +½ -1/2 से 1/2, तो -1/2 का मतलब ये हुआ यहाँ पर कहीं आपका -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। -1/3 के लेफ्ट में होगा ये, तो मैंने यहाँ पर -1/3 लिया है, इसके लेफ्ट में आपका -1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2, तो 1/2 का मतलब देखो यहाँ पर कहीं होना चाहिए 2/3 से थोड़ा सा पहले, यानी यहाँ पर आपका ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। यानी ये वाला इंटरवल बन गया ये लास्ट वाले के लिए, ठीक है बच्चों। अब सुनना ध्यान से, इन सभी में कॉमन इंटरवल कौन सा है। यानी देखो यहाँ पर -3 से लेकर 1, फिर -1/3 से 2/3 और फिर -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में कॉमन इंटरवल कौन सा है। तो यहाँ पर जो कॉमन इंटरवल बन रहा है ना, वो बन रहा है -1/3 से लेकर 1/2 के बीच में। एक बार आप चेक करके देखो बच्चों, यानी देखो इस तरीके से, जिसको आप लोग और कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो k बिलोंगिंग टू -1/3 से लेकर 1/2, देखो इस तरीके से, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझे बच्चों। अब आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, 15 π/4। कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले आप इसे लिखो 4π - π/4, एंगल 15 π/4 को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब यहां से 4π - थीटा, 4π - थीटा का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर आप आओगे और ये माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, ध्यान रखना। तो यहां पर ये 10 π/4 तो आएगा, है ना, लेकिन नेगेटिव का आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट फंक्शन नेगेटिव होता है। 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है और ये बाहर माइनस लग चुका है फोर्थ क्वाड्रेंट में इस एंगल के होने की वजह से। ये रहा जी आपका आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर एक अल्टरनेटिव भी है, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें यहां पर वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ -210 डिग्री की। इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले देखो साइन -180, ठीक है, -30 ऐसे लिख सकते हो। देखो अब फाइनली आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर, साइन 30, क्योंकि ये एक्यूट एंगल हो गया। अब प्लस या माइनस देखते हैं किस तरीके से पता करेंगे। यहाँ पर क्लॉकवाइज चलो, तो -180 का मतलब देखो यहाँ पर हुआ और -30 बोला, इसका मतलब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो पॉजिटिव, यानी प्लस का साइन 30 रहेगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के अल्टरनेटिव का, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। तो क्वेश्चन 5 जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपके चैप्टर नंबर 6 में से है, यानी लीनियर इनइक्वेशन का क्वेश्चन है। तो यहां पर इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो सबसे पहले RHS में ध्यान से देखते रहो, यहां पर 2 को मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूं। चेक करो बात क्लियर हुई या नहीं, समझ गए ना, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, बोथ साइड 2x ऐड कर दो। तो यहां पर देखो 3x + 17 + 2x, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा RHS में 2 - 2x + 2x। अब पूरे में से क्या करो, -17 कर दो, ठीक है। एक ही स्टेप में मैंने दो काम किए हैं, ध्यान से देखते रहो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 3x + 2x 5x बनेगा, 17 - 17 कैंसिल होगा, यहां पर RHS में 2x कैंसिल होगा, 2 - 17 इसका मतलब ये हो गया -15, ठीक है। बोथ साइड 5 से डिवाइड कर दो, 5 पॉजिटिव नंबर है, लीनियर इनइक्वेशन की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, लीनियर इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड, तो यहाँ पर -15/5 यानी -3 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जिसे आप चाहो तो और कैसे लिख सकते हो, इसे आप लोग लिख सकते हो x बिलोंगिंग टू -∞ से लेकर -3, -3 पे आपका क्लोज इंटरवल हो जाएगा। इस तरीके से भी आप अपना आंसर डिक्लेयर कर सकते हो क्वेश्चन 5 का, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहां पर क्या बोला हुआ है, डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को, ठीक है ना। चलिए डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस फंक्शन को या तो एफ एक्स मान लो या फिर वाई मान लो। मैंने इसे वाई एज्यूम कर लिया, ठीक है बच्चों। अब यहां पर मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव में क्या होगा बच्चों, जैसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, इनका डेरिवेटिव करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, पहला फंक्शन बाहर, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर दूसरा बाहर, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पहला फंक्शन हो गया साइन एक्स, दूसरा फंक्शन हो गया कॉस एक्स। चलिए डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑपरेटर मैं दोनों तरफ अप्लाई कर देता हूं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पर पहला फंक्शन यानी साइन एक्स बाहर, दूसरे फंक्शन यानी कॉस एक्स का हम लोग यहां पर डेरिवेटिव कर देंगे, प्लस अब इस फंक्शन को बाहर करो दूसरे को, और यहां डेरिवेटिव करोगे आप पहले वाले फंक्शन का, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बनने वाला है, ये तो साइन एक्स रह गया, यहां पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या बच्चों, ये रहा आपका कॉस एक्स, और यहां पर साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। यहां सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स यानी ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स यानी ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है ना, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, बेसिकली ये cos 2x बन जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जरा सेक्शन बी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपके परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से है। यहां पर आपको 7 डिजिट के नंबर बताने हैं जो कि इन सभी डिजिट्स का यूज करके बनेंगे। देखो यहां पर हम लोग किस तरीके से करेंगे, टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं बच्चों यहां पर, तो हमें टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट्स दिख रही हैं। यहां पर कुछ डिजिट्स रिपीट भी हो रही हैं, जैसे कि नंबर ऑफ टूज अगर मैं आपसे कहूं तो 2 यहां पर 3 टाइम्स है। इसी तरीके से अगर आप 4 को देखोगे तो 4 यहां पर आपको 2 टाइम्स दिख रहा होगा। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इन सभी 7 डिजिट्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये पता कर लेंगे। तो ये बनेगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहां पर बेसिकली इन सभी 7 डिजिट्स को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये हमने पता कर लिया। इनमें हमें अब 7 डिजिट के नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन एक ऐसा नंबर भी होगा, इनफैक्ट एक ऐसे टाइप के नंबर भी हमें मिलेंगे जहां पर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में 0 प्रेजेंट होगा। व्हाट डू आई मीन, जैसे 7 डिजिट का नंबर बनाने के लिए अगर आप 7 बॉक्सेस बनाओगे ना, जैसे यहां पर पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा, पांचवा, और ये आपका छठा बॉक्स हो गया, और ये आपका 7वां बॉक्स हो गया। तो ये सारे डिजिट्स यहां पर किस तरीके से अरेंज होंगे ये हमने पता कर लिया। लेकिन इस अरेंजमेंट में बेसिकली 0 अगर यहां पर होगा तो हमें एक ऐसे टाइप के नंबर्स का कलेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा जो कि बेसिकली 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये 7 डिजिट का नहीं होगा, ये बेसिकली 6 डिजिट के नंबर्स हो जाएंगे, समझे। तो यहां पर बेसिकली अगर मैं 0 को फिक्स करके बाकी बचे हुए जो 6 डिजिट हैं उनका भी अरेंजमेंट पता कर लो और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स का काम हो जाएगा। दैट मीन्स बचे हुए 6 डिजिट्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, समझे बच्चों। क्योंकि यहां पर 2 को रिपीटिशन में हमने देखा 2 टाइम्स और 4 को भी रिपीटिशन में देखा 2 टाइम्स, तो रिपीटिशन के फैक्टोरियल से डिवीजन तो करना ही होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे, देखो 7 फैक्टोरियल को लिखो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो पूरे में से 6 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में कॉमन दिखेगा, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहां पर 7 आपको दिखेगा और यहां पर -1, समझे बच्चों। 7 - 1 यानी 6 हो गया, ऊपर आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 6, नीचे आप 3 फैक्टोरियल को लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके फाइनल आंसर क्या आएगा ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसका अल्टरनेटिव भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अल्टरनेटिव में हमें क्या बोला हुआ है, अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड
आउट ऑफ 6 मेल्स एंड 8 फीमेल्स। ठीक है बच्चों, इन हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन व्हेन इंक्लूडेड फीमेल्स आर इन मेजोरिटी। यानी जो भी 5 मेंबर्स की कमेटी बनेगी उसमें फीमेल्स मेजोरिटी में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, विद एटलीस्ट 1 मेल मेंबर, यानी कम से कम एक मेल मेंबर होना चाहिए। 1 मेल अगर होगा तो यहां पर बेसिकली 4 फीमेल्स भी हमें लेनी पड़ेंगी। और ध्यान रखना यहां पर फीमेल्स को मेजोरिटी में होने के लिए बोला गया है, तो फीमेल्स फिलहाल तो मेजोरिटी में ही है। फिर इसके बाद अगर आप 2 मेल मेंबर्स लोगे, क्योंकि एटलीस्ट 1 मेल मेंबर बोला गया, तो 2 मेल मेंबर्स अगर आप लेंगे तो बेसिकली आपको 3 फीमेल्स लेनी पड़ेंगी। और अगर ये मेजोरिटी में नहीं होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे इस केस को, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी फीमेल्स मेजोरिटी में हैं। बट अगर मैंने 3 मेल्स ले लिया ना, 3 मेल्स, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, तो अब यहां पर हमें 2 फीमेल्स लेनी पड़ेंगी जो कि मेजोरिटी में नहीं होंगी। यानी इस कंडीशन को या इसके आने वाली अगली कंडीशंस को हम यहां पर रिजेक्ट कर देंगे कि 4 मेल्स और 1 फीमेल। समझे? तो इन सभी कंडीशंस को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये वाला कंडीशन ओके, ये वाला कंडीशन ओके। देखो अब ये वाला सिलेक्शन कैसे होगा, यहां पर मुझे एक मेल चाहिए आउट ऑफ 6 मेल, यानी 6C1 इंटू 4 फीमेल आउट ऑफ 8 फीमेल, यानी 8C4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके क्या आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अच्छा यहां पर 2 मेल्स, यानी 6 मेल्स में से 2 मेल्स इंटू 3 फीमेल्स, 8 फीमेल्स में से 3 फीमेल्स, इसको भी कैलकुलेट करके आप मुझे बता सकते हो। दोनों का जो भी आंसर आएगा ना, यानी यहां पे जो आंसर आएगा और यहां पे जो आंसर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो बस यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज पता चल जाएगा, जिसमें हमें 5 मेंबर्स की कमेटी मिलेगी विद द गिवन 2 कंडीशंस कि फीमेल्स मेजोरिटी में रहें और कम से कम एक मेल मेंबर जरूर रहे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर फाइनली आंसर क्या आने वाला है, 6C1। कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई में 8C4 था प्लस 6C2 इंटू 8C3। अब फाइनल आंसर मुझे कैलकुलेशन करके आप लोग कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो यहां पर बेसिकली हमें प्रूव करना है, ये आपको एलएचएस में दिख रहा होगा, इसे आरएचएस के इक्वल लाना है। तो चलो अपना काम शुरू करते हैं। यानी यहां पर मैं सबसे पहले एलएचएस लिख लेता हूं। तो एलएचएस क्या है बच्चों, दिस इज कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 4 माइनस कॉस 3x/2 है, और ये है आपका कॉस 9x/4। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, पूरे में आप क्या करो, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने डिवाइड किया और ये मैंने मल्टीप्लाई किया। समझे बच्चों? यहां पर फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, एक बार ध्यान से देखते रहो और मुझे आप चाहो तो कमेंट करके बता दो, क्योंकि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बनेगा, 1/2 बाहर है ही, ये होने वाला है यहां पर cos a प्लस बी। cos a प्लस बी करोगे x प्लस x/4, यानी ये आपका आ जाएगा 5x/4 प्लस cos a माइनस बी, तो x माइनस x/4 करोगे तो ये मिलेगा आपको cos 3x/4। ठीक है ना, तो यहां पर इसका तो सिंप्लीफिकेशन हमने कर लिया, अब इसका भी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, तो यहां माइनस लगा दो, ब्रैकेट में इसको भी कर लो। सेम फॉर्मूला, यानी cos a प्लस बी, तो यहां पर इसको यानी 3x/2 को 9x/4 में हम ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा आपका 15x/4 प्लस cos, यहां पर अब a माइनस बी, तो यहां पर बेसिकली क्या होने वाला है ये, तो हम लिख लेंगे cos 3x/4। एक बार ध्यान से देखो आपको बातें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, ये 3x/4 वाला देखो यहां पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर cos 5x/4 और यहां पर cos 15x/4 वाला बचेगा, तो आपको मिलेगा 1/2, यहां पर cos ये आपका 5x/4 वाला और यहां पर cos 15x/4 वाला ये बच जाएगा, आप देख सकते हो। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगेन आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यहां पर -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, c प्लस डी करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 5x/4 और ये 15x/4, तो पहले c प्लस डी करो,
ये बनेगा 20x/4, 20x/4 यानी 5x हो जाएगा और पूरे के नीचे 2, समझे। c प्लस डी हो गया और अपॉन 2 भी लगाएंगे, इनटू में साइन c माइनस डी करो, उसके बाद अपॉन 2 करना। तो c माइनस डी करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका -10x/4, ठीक है। c माइनस डी की वैल्यू पूरे को 2 से डिवाइड भी करेंगे, वेट करो। ये बनेगा आपका -5x/2, अब 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -5x/4। एक बार चेक कर लो बच्चे, ठीक है। साइन माइनस एक्स क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है, मतलब इस नेगेटिव को बाहर निकालोगे तो ये बाहर वाला जो नेगेटिव है ना -2 वाला, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली वी विल बी लेफ्ट विद, हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा साइन 5x/2 और यहां पर साइन 5x/4। एक बार चेक करके देखो, आपका आरएचएस यही है, ऊपर आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बस क्वेश्चन नंबर 8 का प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन 8 में एक अल्टरनेटिव भी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर बेसिकली हमें प्रूव करना है cos 10 इंटू cos 30 इंटू cos 50 इंटू cos 70 की वैल्यू 3/16 आएगी, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इसका LHS लिख लो। तो LHS में आपको दिख रहा होगा, सारे एंगल्स बेसिकली डिग्री में है, क्या क्या टर्म्स आपको दिख रही हैं सबको लिख दो, ठीक है। ये रहा cos 30, ये रहा cos 50 और ये रहा cos 70। देखो cos 30 की वैल्यू तो आपको याद होगी, दैट इज क्या होती है, √3/2। इस वैल्यू को सबसे आगे लिख दो, यहां पर cos 10 को रहने दो, ये cos 50 और cos 70 बच रहा है ना, यहाँ 1/2 लगाओ और 2 यहां पर ऐसे लगा दो, समझे। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड वाला ये रहा, मल्टीप्लाई वाला ये रहा। तो ये फाइनली आपका बन जाएगा √3 नीचे 2 है और यहाँ पर ये 1/2 का नीचे 2 दिख रहा है, सो √3/4 बन गया। ये रहा cos 10 और यहाँ लगेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ये cos a प्लस b, 50 प्लस 70 करो, क्या आएगा बच्चों 120, प्लस cos a माइनस b यानी 50 माइनस 70 करोगे, बेसिकली ये आपका 20 ही रह जाएगा, समझे। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर cos 120 की वैल्यू क्या होती है, cos 120 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस 60 ऐसे लिखोगे तो ये बनेगा माइनस का cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/2। तो यहाँ पर cos 120 की वैल्यू आपको दिख रही होगी -1/2, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे। तो फाइनली ये क्या बनेगा बच्चों, √3/4, ये आपका cos 10 है ही, यहाँ पर -1/2 प्लस cos 20। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे, तो ये क्या बनने वाला है, √3/4, ये cos 10 तो है ही, तो यहां पर फाइनली क्या बनेगा बच्चों, ब्रैकेट के अंदर 2 cos 20 -1 और पूरे के नीचे 2, समझे। तो यहां पर इस 2 को बाहर भी कर सकते हो, ये बनेगा √3/8 और cos 10 को अंदर भेजो, ये क्या बनेगा, 2 cos 20 पहले से ही है और ये cos 10 अंदर गया और ये माइनस cos 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 से आप cos 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, √3/8 तो बाहर है ही, यहां पर फॉर्मूला लगेगा 2 cos a cos b मतलब cos a प्लस b। तो cos a प्लस b का मतलब क्या हुआ, 20 प्लस 30 करोगे यानी cos 30 प्लस cos a माइनस b, 20 माइनस 10 यानी cos 10 हो जाएगा, और माइनस cos 10 पहले से ही आप लोगों ने लिख के रखा हुआ है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, आपको सिर्फ cos 30 मिलेगा, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, दैट इज √3/2। सिंप्लीफाई करना, 3/16 ये आपको मिल चुका है, आपका RHS आ चुका है, हेंस प्रूव लिख दो, यानी ये भी सॉल्यूशन कंप्लीट हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी ट्रिग्नोमेट्री में से ही है, चलो इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास है, कॉस वाई की वैल्यू भी हमारे पास है, एक्स और वाई दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर लाई करते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प से आप पहले तो cos x लिखो और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, साइन y भी लिखना पड़ेगा। देखो यहां पर आप चाहो तो ट्राइंगल भी बना सकते हो, लेकिन आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा।
यहाँ पर साइन एक्स 3/5 होने का मतलब क्या हुआ, ये 3 ये 5 तो ये 4 बनेगा, यानी cos x की वैल्यू आएगी 4/5, लेकिन एंगल x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस का होगा। ठीक है, यहाँ पर साइन y कैसे पता करेंगे हम, तो साइन y के लिए हम जाएंगे cos y की वैल्यू को, देखो तो cos y की वैल्यू है 12/13, माइनस क्यों है, क्योंकि y आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये 12 ये 13 तो ये आपका 5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये 5/13 आएगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर x एंड y दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं। अब एक बात और सुनना बच्चों, ये जो ट्राइंगल मेथड से मैंने यहाँ पर cos x और sin y की वैल्यू निकाली, बेसिकली ये काम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ऐसे करना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी है ताकि प्लस या माइनस जो भी वैल्यू आए हम बाद में फाइनली क्वाड्रेंट की हेल्प से डिक्लेयर कर सकें। ठीक है ना, ट्राइंगल के केस में क्या होता है ना, यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलती हैं क्योंकि ये साइड लेंथ का रेशो होता है, समझे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का काम था जो कि तुमने 10th में पढ़ा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काम है तो प्लस माइनस दोनों आएगा अगर आप लोग यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करो। तो दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं कि cos x की वैल्यू कैसे निकालनी चाहिए थी मुझे, cos x की वैल्यू देखो मुझे ऐसे निकालनी चाहिए थी, समझे, यहां पर अब sin x की वैल्यू पुट कर दो, ये आपकी आइडेंटिटी यूज की मैंने, कौन सी, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, समझे, यहां पर sin x की वैल्यू पुट करोगे ना तो 3/5 मतलब उसका स्क्वायर हो रहा है, सो 9/25, दैट मीन्स ये क्या आएगा आपके लिए, ये आएगा 16/25, लेकिन ये वैल्यू मिली है cos स्क्वायर एक्स की। यहां से जैसे स्क्वायर को हटाओगे ना, देखो आपको प्लस भी मिलेगा माइनस भी मिलेगा 4/5। अब यहां पर हम रीजन देंगे कि x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos x हमें लेना पड़ेगा क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो नेगेटिव। जैसे कि मैंने कहा अगर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे ना तो यहां पर आपको प्लस माइनस दोनों टाइप की वैल्यू मिलेंगी क्योंकि ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काम हो रहा है आपके 11th क्लास में। ठीक है बच्चों, 10th क्लास की चीज नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और आप ट्राइंगल से भी कर लो, बट फिलहाल मैंने आपको ट्राइंगल से भी बता दिया और ये आप देख रहे हो मैंने आपको आइडेंटिटी की हेल्प से भी बता दिया है, cos x की वैल्यू तो बता दी है, sin y की आप निकाल लेना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है sin x प्लस y की वैल्यू, तो sin x प्लस y की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये बनेगा sin x इंटू कॉस वाई, ठीक है, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा sin y इंटू कॉस एक्स। अब इनकी वैल्यूज मेरे पास हैं, sin x की वैल्यू क्या है, ये रही जी, और cos y की वैल्यू क्या है, तो ये रहा जी आपका cos y भी हमने लिख दिया। फिर sin y की वैल्यू हमने अभी निकाली है और cos x की वैल्यू भी हमने अभी निकाली है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर में तो 65 आएगा है ना, 13 5 जा, और ये पूरा नेगेटिव भी आएगा, यहां पर बन रहा है माइनस का 36 और यहां पर ये माइनस का 20, कहने का मतलब नेगेटिव तो हो ही गया, माइनस का 56/65, ये नेगेटिव साइन ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अच्छा इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा cos x माइनस वाई, ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, तो यहां पर भी वैल्यू पुट कर दो, cos x की वैल्यू यानी -4/5, ठीक है, cos y की वैल्यू यानी -12/13 प्लस sin x की वैल्यू यानी 3/5 और sin y की वैल्यू क्या है बच्चों, sin y की वैल्यू है 5/13। अगेन डिनोमिनेटर में तो आपका 65 ही आएगा, न्यूमरेटर में देखते हैं क्या होने वाला है, 4 इंटू 12 यानी 48, वो भी प्लस का ही आएगा, और यहाँ पर 3 इंटू 5 यानी 15, दोनों को आप ऐड कर लो, क्या आने वाला है बच्चों, दिस विल बी 63। तो ये आपका एक आंसर हो गया और एक आंसर ये रहा -56/65। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये बेसिकली कहां से है, ये आपका इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इस वाले टॉपिक में से है। क्या बोला हुआ है, शो दैट द पॉइंट्स, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, आपको शो करना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और यहां पर एक कंडीशन लगा रखी है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से ही करना है। अगर आपको ध्यान हो पीटीएस 1 में भी ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था, लेकिन सेक्शन फॉर्मूले से फाइनल सॉल्यूशन किया था, अगर आपको याद हो बच्चों। फिलहाल तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूले से ही करूंगा मैं, तो यहां सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी, ये वाला डिस्टेंस,
तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भैया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी ये बन जाएगा 9, चेक करो, ठीक है। फिर 2 माइनस 3 यानी -1 का होल स्क्वायर यानी +1, 3 माइनस 5 यानी -2 का होल स्क्वायर दैट इज 4। इसको सॉल्व करोगे √14 आ रहा होगा, एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। ए बी डिस्टेंस आ चुका है। अब बी सी यहां पर निकालेंगे। 7 माइनस 1 दैट इज 6 का स्क्वायर करोगे यानी 36 प्लस 0 माइनस 2 यानी -2 उसका होल स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा। -1 -3 यानी -4 का होल स्क्वायर करोगे यानी ये आपका देखो इस तरीके से मिल जाएगा। ये टोटल क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 56। चेक करके देखो 56 का अंडर रूट क्या बनेगा, 2√14 आएगा क्या, एक बार चेक करके देखना, ठीक है। फिर हम निकालते हैं जरा सी ए। अब सी ए वाला डिस्टेंस निकालोगे तो सी ये रहा और ए ये रहा। 7 माइनस ऑफ -2 यानी 9 बनेगा, 9 का स्क्वायर दैट इज 81। फिर 0 -3 यानी प्लस का 9 आप लिख सकते हो यहाँ पर, है ना, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका ये बन जाएगा 36, एक बार चेक करो बच्चों, ठीक है। ये टोटल क्या बनेगा बच्चों, 90 प्लस 36 दैट इज 126। 126 का अंडर रूट हम लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 14 9 क्या होता है 126 ना, तो ये बन जाएगा 3√14। समझे बच्चों। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए बी को ऐड करो और बी सी को ऐड करो तो आपको सी ए वाला डिस्टेंस मिल रहा है। तो बस यहां से कंक्लूजन ये हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है बच्चों, तो ए बी सी आपका कोलिनियर पॉइंट्स का यहां पर कलेक्शन बना रहे हों, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये चीज तो प्रूव हो गई कि एबीसी कोलिनियर है। आगे हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है, राइट द रेशो इन विच बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए सी, यानी ए यहां पर है, सी यहां पर है, ठीक है। यहां पर कहीं बी आपका बैठा हुआ है तो आपको ये बताना है कि बी ए सी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। देखो ए बी की वैल्यू ये रही, ठीक है ना, और बी सी की वैल्यू ये रही। तो यहां पर अगर आप देखें ध्यान से तो ए बी अपॉन बी सी अगर आप करोगे तो ये लेंथ क्या आएगा बच्चों, √14 अपॉन 2√14 यानी 1/2 आएगा। दैट मीन्स वी कैन से बी डिवाइड्स ए सी इन व्हाट रेशो, इन 1:2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10, यानी सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं जरा सेक्शन सी की तरफ। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटी यानी चैप्टर 6 में से है और यहां मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले यहां पर मैं एक्स एंड वाई एक्सिस को प्लॉट कर लेता हूं। एक सेकंड रुकना जरा। तो ये रहा हमारा वाई एक्सिस हमने बनाया और यहां पर हमने फिर एक्स एक्सिस बना लेना है। आपके पास जो भी इनइक्वेशंस गिवन है वहां से अगर आप पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो बेसिकली यहां पर मैं स्केलिंग में 10 स्मॉल बॉक्सेस को 2 यूनिट्स ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहां पर 2, यहां 4, यहां 6 और यहां पर आपका 8 हो जाएगा। क्या बच्चों, ये 8 हो गया, ये 6, ये 4 और ये 2। ऐसे ही यहां पर आप इसे 2 कर दो, यहां पर 4, यहां 6 और यहां पर 8, आपका काम हो जाएगा। इस वाले के लिए देखो यानी इसका अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स 8 आएगा। इसका इक्वेशन लिखोगे x प्लस वाई इक्वल्स 4 आएगा। इसका इक्वेशन x इक्वल्स 5, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 5, इस तरीके से मिलेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 वाले को प्लॉट करोगे, x 0 तो y 8, y 0 तो x 8, यानी यहां पर आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। देखो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। आप लोग प्रॉपरली स्केल से करोगे, बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा यहां पर अब x प्लस वाई इक्वल टू 4 की बारी है, तो x 0 तो y 4 आ जाएगा और y 0 लोगे तो x 4 आ जाएगा। देखो इस तरीके से, यानी ये दोनों लाइंस बेसिकली पैरेलल लाइंस होने वाली हैं। अच्छा फिर x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 एंड फिर y इक्वल टू 5 भी है, तो ये आपका लाइन देखो इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका y इक्वल टू 5 वाला लाइन बनेगा, ये y इक्वल टू 5 वाला, और फिर x इक्वल टू 5 वाला देखो यहां से पास हो जाएगा। ये आपका x इक्वल टू 5 वाला लाइन, ठीक है, ये x इक्वल टू 5 वाला लाइन आपको मिल गया, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी गिवन है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं अगर x भी पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है, y भी पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन शेडेड रीजन आएगा जिसे हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं, तो फिजिबल रीजन कहां पर होगा, फिजिबल रीजन मस्ट बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझे, जहां पर x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अब चलते हैं जरा शेडिंग करने। देखो इस वाली इनइक्वालिटी के लिए टेस्टिंग पॉइंट मैं 0,0 लेकर वेरीफाई करके देखता हूं, तो ये बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 8, यानी कंडीशन हो गई ट्रू, समझे। तो कंडीशन ट्रू मतलब 0,0 यानी ओरिजिन, उसकी तरफ हम इस लाइन से शेडिंग कर देंगे, यानी देखो ऐसे शेडिंग होगा, मैंने हल्का सा मार्क कर दिया, ग्राफ में आप देख सकते हो। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको अगर मैं चेक करूं टेस्टिंग पॉइंट 0,0 लेकर, है ना, इस वाले के लिए अगर मैं चेक करूं तो यहां पर बनेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी ये कंडीशन आ जाएगी फॉल्स, समझे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू आती तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 से मैं टेस्टिंग पॉइंट यानी 0,0 की तरफ शेडिंग करता, लेकिन अभी कंडीशन फॉल्स है तो यहां से मैं टेस्टिंग पॉइंट के अपोजिट में शेडिंग करूंगा, समझे। अच्छा इसका भी चेक करो, यहां पर x लेस देन इक्वल टू 5 में 0,0 डालोगे तो आपको कंडीशन ऐसा मिलेगा जिसे आप ट्रू बोल सकते हो, समझे। और ये रहा आपका x इक्वल टू 5 वाला लाइन, तो यहां पर कंडीशन ट्रू है, यानी इसका शेडिंग किधर होगा, इसका शेडिंग टेस्टिंग पॉइंट यानी 0,0 की तरफ होगा। अब लास्ट वाले के लिए लो, यानी y लेस देन इक्वल टू 5 वाले के लिए अगर मैं टेस्टिंग पॉइंट 0,0 लेता हूं तो ये बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 5, यानी ये कंडीशन भी ट्रू आ गया। तो ट्रू आने का मतलब इसका शेडिंग भी किधर होगा, ओरिजिन की तरफ ही होगा। तो यहां पर कॉमन फिजिबल रीजन यानी कॉमन शेडेड रीजन जो आपको दिखेगा वो देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसका मैंने यहां पर आपके लिए शेडिंग कर दिया। क्या बच्चों, यहां पर कॉर्नर पॉइंट्स को A, इसे B, इसे C, इसे D, इसे E और इसे F बोल दो, यानी आपका जो पॉलीगन बना उसको आपने नेम कर दिया। तो यहां पर डिक्लेयर क्या करोगे, यहां पर हम बोलेंगे ऑल द पॉइंट्स इन द कॉमन शेडेड रीजन, ऐसे लिखो, या फिर क्या लिखो, ऑल द पॉइंट्स इन फिजिबल रीजन, ऑल द पॉइंट्स इन फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय यहां पर क्लोज रीजन क्या बना, ABCDEFA, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स इन द फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय ABCDEFA आर सॉल्यूशंस, आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस लिख दो, या फिर लिखो आर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइनली अपना आंसर डिक्लेयर कर देना है। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये जो टॉप में स्टेटमेंट लिखी है मैंने, इसे भी लिखना जरूरी होता है। ग्राफिकल वर्क ये रहा, डिक्लेरेशन ऑफ आंसर ये रहा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 बेसिकली कोनिक सेक्शन में से है, जो कि पैराबोला के ऊपर आपको दिख रहा होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर दिस पैराबोला विच पासेस थ्रू द पॉइंट। अगर आपका पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट को हम इसमें डाल देंगे। तो जैसे ही आप इन पॉइंट्स को यहां पर डालोगे तो आपको y की जगह -3 पुट करना है, ठीक है, इक्वल्स k, x की जगह 2 पुट करना है। तो यहां से k की वैल्यू मिलेगी 9/2। तो यहां से फाइनली आपका पैराबोला क्या बनेगा बच्चों, फाइनली आपका पैराबोला ये बन जाएगा y² इक्वल्स a की जगह 9/2 इंटू x। तो यहां पर आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब इसके लिए हम क्या करते हैं भैया, सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है 4a। तो यहां पर 4a अगर आप ध्यान से देखें तो 9/2 ये आपका लेंथ आ गया, यानी आपका आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ पैराबोला ये भी पूछा हुआ है। बेसिकली आपका जो पैराबोला है वो किस टाइप का पैराबोला है, तो इस टाइप का पैराबोला है। यहां कहीं फोकस होगा तो इसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, a,0। ये कैसे निकलेगा, जैसा कि मैंने बताया यहां पर पैराबोला कंपेयर होगा, देखो इसके साथ। यहां पर 4a की वैल्यू आपको मिल रही है 9/2, यानी a की वैल्यू मिल रही है 9/8।
तो यहां से आपको फोकस क्या मिल जाएगा बच्चों? तो फोकस मिलेगा a,0 यानी 9/8, 0। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये फोकस मिल गया और ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की बारी। क्वेश्चन 13 बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, यानी क्वेश्चन 13 फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर है। यहां पर सबसे पहले इस फंक्शन को एफ एक्स मान लो। ये हमने फंक्शन को एफ एक्स एज्यूम कर लिया। यहां पर x की जगह x प्लस एच हम रिप्लेस कर देंगे। ये बनेगा x प्लस एच पूरे की पावर में -3/2। अब यहां पर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फॉर्मूला लिख के नहीं दिखाऊंगा। टेस्ट 1 में मैंने पूरा फॉर्मूला भी लिखा था आपके लिए। क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। ये हमने एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट की, माइनस एफ एक्स की वैल्यू, है ना। अच्छा, पूरे को डिवाइड करते हैं एच से। मैंने फॉर्मूला बोलकर तो बताया है, लिखकर नहीं बताया। पीटीएस 1 का सॉल्यूशन चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है बच्चों। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। आप देखो यहां पर एक्सपोनेंट, दोनों ही पावर बिल्कुल सेम है ना। तो यहां पर बिना पावर के अगर आप ध्यान से देखें न्यूमरेटर में तो क्या दिखेगा? देखो पावर लिखनी तो है, लेकिन मैंने क्या बोला, बिना पावर के देखोगे न्यूमरेटर में तो क्या दिखेगा? तो आपको दिखेगा x प्लस एच माइनस एक्स। तो एक बार ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में जो चीज है वो है h, और यहां पर भी h है। मतलब आपने प्लस x किया और माइनस x किया, लेकिन किस तरीके से किया वो आप देख लो ध्यान से। और मुझे नीचे क्या लिखना है ये मैंने कैसे पता किया था कि यहां पर न्यूमरेटर में जो एक्सपोनेंट दिख रहे हैं उनको तुम मत देखो, तो फिर क्या दिखेगा वो मैंने नीचे लिख दिया। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि मैंने x प्लस एच माइनस एक्स से डिवाइड किया, अब इसी से मल्टीप्लाई कर दो या मत करो, क्योंकि ये इफेक्टिवली h ही लिखा हुआ है, जो कि इस वाले स्टेप में भी आपको दिख रहा होगा जो कि h लिखा हुआ है। मतलब मेरा काम तो हो गया। अब यहां पर जो लिमिट का फॉर्मूला लगेगा ना, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर xn, यहां पर an और यहां पर x माइनस ए, और लिमिट होता है x अप्रोचेज a। समझे? x अप्रोचेज a बोला मैंने, x अप्रोचेज 0 नहीं बोला। तो यहां पर बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाता है, n(a)n-1। समझे? तो अपने क्वेश्चन में चेक करो, यहां पर h का लिमिट 0 है, तो अगर पूरे में मैं x ऐड कर दूं तो x प्लस एच का लिमिट x हो जाएगा। समझे? और यहां पर n का काम कौन करेगा, तो -3/2। एक बार कंपेयर कर लो इस फॉर्मूले को और यहां पर जो आपको मिला था एक्सप्रेशन उसको। तो यहां पर बेसिकली n की जगह आ जाएगा ये, ठीक है। a का काम करेगा x, यहां पर n-1 यानी ये बनने वाला है -3/2 -1 यानी -5/2। तो ये फाइनली आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13 का, जिसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व किया। वैसे इसका डायरेक्टली भी डेरिवेटिव कर सकते हो या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताना। चेन रूल की हेल्प से होगा या ऐसे ही हो जाएगा, बता देना मुझे कमेंट करके एक बार। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं और केस स्टडी टाइप क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक अल्टरनेटिव भी गिवन है, तो केस स्टडी क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहां पर हमें डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले इस फंक्शन को y मान लो, और यहां पर मैं कैसे डेरिवेटिव करूं, तो यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा कोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो कोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होगा, u अपॉन v। इसका डेरिवेटिव करते हो तो बेसिकली देखो इस तरीके से आता है। एक बार ध्यान से देखते रहना बच्चों, ठीक है। पिछले टेस्ट में यानी पीटीएस 1 में भी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। अब यहां पर कोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव के हेल्प से जैसे ही हम डेरिवेटिव करेंगे यानी डी बाई डी एक्स ऑपरेटर बोथ साइड लगाएंगे, तो आरएचएस में डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन शुरू कर दे रहा हूं बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, x² + 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x+3, ठीक है, माइनस ये आपका x+3 बाहर रहेगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² + 1। और पूरे को हम डिवाइड किससे करेंगे, यहां पर x² + 1 जो कि डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर लगा के हम पूरे को डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये फाइनली क्या बनने वाला है न्यूमरेटर में, ध्यान से देखना। ये तो dy अपॉन dx है ही, ये क्या बनेगा आपका x² + 1, x+3 का मतलब ये हुआ 1 + 0 माइनस x+3। यहां पर क्या होगा, x² का 2x + 1 का 0, और पूरे के नीचे क्या है बच्चों, दिस इज x² + 1 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रह जाएगा ये तो, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, 2x को मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये बनेगा -2x² और ये बनेगा -6x। एक बार चेक करो ध्यान से, नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 -6x -x² अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 के अल्टरनेटिव का। अब फाइनली बारी है केस स्टडी टाइप क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए जरा, तो ये रहा बच्चों हमारा केस स्टडी क्वेश्चन। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऑन अ वीकेंड कर्फ्यू ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, Tony and Isha could not go to the nearest mall to have fun. They decided to involve themselves in various indoor activities which included playing with cards as well, apart from some other activities. The pack of playing cards has a total of 52 cards, जैसा कि हमको पता ही नहीं था। Based on the given information, answer the following questions. हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें इनको सॉल्व करना है। मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन सिर्फ ये है कि हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या बोला गया है। इफ सोनी ड्रॉज 4 कार्ड्स फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। सबसे पहले अगर मैं ये पता करूं फर्स्ट पार्ट में कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, जिस तरीके से मुझे 4 कार्ड निकालने होंगे 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, ये बनेगा 52 C4। समझे, यहां पर जब प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया है तो प्रोबेबिलिटी किस चीज का पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डायमंड्स। आपके पास डायमंड कितने होते हैं बच्चों, तो आपके पास 13 डायमंड्स होते हैं, ठीक है। तो 13 डायमंड्स में से आपको 3 डायमंड्स निकालने हैं, तो 13C3 इंटू 1 स्पेड। स्पेड भी 13 ही होते हैं बच्चों, समझे, 13 ही आपके पास स्पेड्स होते हैं, ध्यान रखना। तो बेसिकली 13C1 और ये पूरा आपका हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम यानी 52C4 से हम डिवाइड कर देंगे। फाइनल कैलकुलेशन करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं जरा सेकेंड पार्ट में, देखते हैं यहां पर क्या बोला हुआ है। ईशा टुक 2 कार्ड्स फ्रॉम द पैक। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड्स ऑफ किंग्स। देखो यहां पर क्या होने वाला है, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, तो 52 में से आपको अब 2 कार्ड्स निकालने होंगे। लेकिन फेवरेबल आउटकम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे किंग में से आपको 2 कार्ड निकाल के देने होंगे, क्योंकि पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड्स ऑफ किंग्स। यहाँ पर किंग कार्ड कितने होते हैं बच्चों, तो 4 किंग कार्ड होते हैं, यानी 4C2 अपॉन 52C2। अगेन फाइनल कैलकुलेशन करके जो आपका आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। तो ये आपके केस स्टडी क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने PTS2 ऑफ क्लास 11 जो कि सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए हमने डिस्कस किया, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टेस्ट, ठीक है। टिल देन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बी गुड, थैंक यू।